अनैतिक होती इस राजनीति में झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने वोट मांगने के पहले सबसे पहला काम यही किया कि कहा मुझे नैतिकता के आधार पर वोट मिलना चाहिए, सम्मान डिग्निटी के आधार पर मिलना चाहिए। अगर मैं अच्छा कैंडिडेट हूं इसलिए मुझे वोट मिलना चाहिए। वो व्यक्ति और कोई नहीं थे, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार इंडिया अलायंस की ओर से आज झारखंड की राजधानी रांची में आए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, तमाम जो इंडिया अलायंस के सांसद हैं उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके अपने पक्ष में वोट करने को कहा। पत्रकारों से भी मिले, कई सवाल वो टाल गए, लेकिन सबसे अहम बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि जिस तरीके से राजनीति में अनैतिकता को प्रभाव बोलबाला हो रहा है, उस समय ज़रूरत है कि आदमी नैतिक रहे, संस्थाएं नैतिक तौर पर काम करें। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी संजय कुमार और जितेंद्र कुमार हैं। हम दोनों से बात करेंगे और आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे जितना कुछ आपने सुना होगा उनको प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप में भी उनकी भावना क्या रही, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहला शुरुआत जितेंद्र जी से करते हैं। सर, आपको रेड्डी साहब को देखकर कैसा फील हुआ सुनकर? देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट के जज पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो संविधान, विधि, रूल रेगुलेशन इस सब के बहुत बड़े जानकार हैं। उनके बातचीत में भी, उनके लहजे में भी ये सब चीज़ें दिखी है। और कोई भलगड़ बातें या जो आम पॉलिटिशियन है उसकी तरह कोई चीज़ की बातें नहीं की उन्होंने। मतलब डिग्निटी में वो अपने भी रहे और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी। और जो किसी चुनाव में जो एक उम्मीदवार खड़ा होकर वोटर के पास वोट मांगने जाता है, उसी अंदाज में वो सीएम हाउस में भी दिखे। संजय, जब उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के शीर्ष नेता मुझे अगर परमिशन दे, अलाउ करे, तो मैं बीजेपी के सांसदों के पास भी जाऊंगा और उनको अपने पक्ष में वोट करने को दूंगा, तो क्या मांगूंगा, तो क्या ये इनका व्यक्तिगत उदार प्रवृत्ति है या सिर्फ वो एक अधिकार के तहत भी कह रहे थे कि मेरे मतदाता तो वहाँ भी हैं इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए? ये जज साहब का राजनीतिक मूव था, लेकिन जब वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उनके हाथ में संविधान की एक प्रति थी। और जिस तरीके से आप देखते होंगे कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान लेकर के घूमते हैं। वोटर अधिकार यात्रा भी वो कर रहे हैं बिहार में, और उस दौरान भी संविधान की बातचीत होती है। और चूँकि सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया अलायंस के जो तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो जब प्रेस वार्ता में आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, तो उनके हाथ में भी ये संविधान का किताब मौजूद था। और उनकी जो पूरी बातचीत रही इसी के इर्द गिर्द रही। सबसे पहले तो उन्होंने बगल में बैठे हेमंत सोरेन और उनसे संबंधित जो ईडी की कार्रवाई हुई और जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री रहते जेल जाना पड़ा, उस चीज़ को भी उन्होंने छेड़ा और कहा कि ये जो पूरी लड़ाई है वो इसी किताब को बचाने की लड़ाई है। और इसके तहत एक सवाल जो उन्होंने छेड़ा है, और वो बड़ा सवाल है, और उसका जवाब ना केवल जुडिशियरी, पॉलिटिकल गलियारा, बल्कि आम लोगों को भी तलाशना होगा। और वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो कानून के तहत ही हेमंत सोरेन जेल गए और कानून के तहत ही वो बाहर आए और इस वक्त हमारे साथ हैं, मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के फिर से। लेकिन इस बीच जो हेमंत सोरेन की डिग्निटी पे जो सवाल उठा, प्रतिष्ठा पे जो सवाल उठा, उसका क्या हुआ, तो एक बड़ा सवाल है कि आम तौर पे आरोप लगते ही एक बड़ा धड़ा जो है उसको दोषी मानने लगता है। और वैसे में जो एक हम लोगों का जो सोचने समझने का जो तरीका है, उस पर भी बातचीत करने की ज़रूरत है। उन्होंने बाकायदा कहा कि प्रियम्बल, संविधान का जो प्रियम्बल है, उसके अलावे जो महत्वपूर्ण बिंदु उनके लिए जो मायने रखता है बी सुदर्शन रेड्डी के लिए, वो यही था कि डिग्निटी और इक्वलिटी। तो इन सब चीज़ों पे उनका फोकस था। और ये जो पॉलिटिकल
एक मूव, आपका जो सवाल का जवाब तो उसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए कि वो तो एक पॉलिटिकल मूव था कि बीजेपी की अगर टॉप लीडरशिप अगर इजाज़त देती है, अनुमति देती है, तो वो उनसे भी जाकर के मुलाकात करेंगे। हालांकि वो ये अपील ज़रूर उन्होंने किया और बाकायदा कहा कि अगर जो उनके जो मेंबर हैं लोकसभा के या राज्यसभा के जो वोटर हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, वो अगर उनको इस काबिल समझते हैं तो वो ज़रूर उनको वोट करें। हेमंत सोरेन बगल में थे, उन्होंने कहा कि मैं इनसे सिर्फ जो है इनसे वोट मांगने नहीं आया हूँ, इनसे मैं समर्थन मांगने आया हूँ। चूँकि हेमंत सोरेन वोटर नहीं हैं तो उनसे मैं क्यों वोट मांगूंगा। तो चूँकि जज रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दूसरे तरफ जो राधा कृष्णन साहब जो यहाँ के राज्यपाल रहे वो हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो भी बहुत ज्ञानी आदमी हैं। तो इन्होंने बाकायदा किसी तरीके की कोई ऐसी टिप्पणी उनके खिलाफ भी उन्होंने नहीं की, जबकि पत्रकारों ने कई तरीके के सवाल भी किए, लेकिन उन्होंने उस गरिमा का ख्याल रखा और बाकायदा कहा कि वो अपने ये जो संविधान की जो आत्मा है उसको जो बचाने की जो पूरी लड़ाई है, जो कवायद है इंडिया अलायंस की, और उसकी लड़ाई में वो शामिल हुए हैं। और यही वजह है कि वो झारखंड पहुँचे हैं। वो तमाम उन दलों से, उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो संविधान की रक्षा की वकालत करते हैं। बीजेपी ने एक सवाल उठाया है कि वो न्यायालय के आदेश से जेल गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और न्यायालय के आदेश से बाहर आए, इसमें केंद्र सरकार का कहाँ लेना देना है? तो इनके बयान को वो उस तरीके से तोड़ कर देख रही है। नहीं तो हम जवाब दे रहे हैं आपका। जैसे संजय जी ने वही जवाब दिया और जस्टिस रेड्डी ने भी यही सवाल खड़ा किया है। जो संवैधानिक संस्था या संवैधानिक व्यवस्था या व्यवस्था जो भी कहिए, सारे इसमें इन्वॉल्व रहे और उसी व्यवस्था के तहत वो जेल भी चले गए। ठीक है, जेल चले गए और उसी व्यवस्था के तहत वो जेल से बाहर भी आ गए। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई, उनकी गरिमा को धक्का लगा। तो उसका जब प्रजातंत्र में उसका सवाल का जवाब चाहिए। लेकिन तो अभी तक हमारे देश का कानून तो ऐसा ही है। नहीं, जवाब चाहिए भी नहीं, जवाब ढूंढना चाहिए। और ये जवाब तो सवाल हम लोगों को जनता ढूंढना पे होगा। छोड़ दिया ना। पूरे देश के सामने में वो खड़ा पर हमारे देश के संविधान में अब ये कह ले कमी है, खामी है हमारा देश का। नहीं पांडे जी, इसको आप ऐसे, इसको बीजेपी जो सवाल उठा रही है वो ठीक है, बीजेपी का अपना राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक सवाल जवाब दोनों तलाशेगी। ये बी सुदर्शन रेड्डी का जो सवाल है वो हमारे सोचने और समझने के तरीकों से जुड़ा हुआ है कि आप एक व्यक्ति जो संवैधानिक व्यवस्था, आरोपी को ही आप दोषी मान लेते हैं। बिल्कुल, वो सवाल तो उनका हमसे है, आपसे है, पूरे देश तो से क्या है। अब ये ज़रूरत आन पड़ी है कि देश के संविधान में ऐसा कोई मूल चूल परिवर्तन किया जाए जिसमें आरोपी को दोषी ना माना जाए? नहीं पांडे जी, फिर आप गड़बड़ा रहे हैं। आप इधर आप जवाब उनसे आप ले लीजिए। ऐसा कोई उनका सवाल ही नहीं था कि संविधान नहीं, मेरा सवाल है ना, उनका सवाल क्यों रहेगा? मान लीजिए हेमंत सोरेन का ये जितने महीने रहे, इसका दोषी कौन, इसका कसूरवार कौन, इसकी भरपाई कौन करेगा? आपका सवाल गलत है और सवाल आपका जो गलत है, इसी सोच को उन्होंने सवाल बनाया है। इसके लिए ये जरूरत थोड़े है कि कोई संविधान में बदलाव किया जाए और तब जाकर के आपको मानना पड़ेगा कि आरोपी को दोषी नहीं माना जाए। आरोपी को तो दोषी नहीं माना जाना चाहिए, ये तो संवैधानिक है। नहीं, तो ये हेमंत जी का जो समय किल हुआ, उनकी प्रतिष्ठा किल हुई, इस लोकतंत्र में उसकी भरपाई कैसे होगी? मेरा ये सवाल है। नहीं, वो समय, अगर आज से पहले जब रघुवर दास के टाइम में आपको याद होगा, इंतजार अली, वो इतने दिन जेल में रहा, फिर बाइज्जत बरी हुआ, उसका कसूरवार कौन? हजारों केस ऐसे हैं। अभी आप सही जगह पहुंचे हैं। वो बगल में हेमंत सोरेन थे और जाहिर सी बात है कि उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो वो एक उदाहरण जब दे रहे थे तो हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ एक सवाल एक आया उनसे संबंधित, और उस पर उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे, आप इंतजार अली का बोल रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि भाई आरोप लगा, व्यवस्था के तहत आदमी जेल गया, फिर जेल से लौटा, लेकिन उसी बीच सब कुछ समाज तय कर देता है। हम और आप जो है, या फिर जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, लोग तय कर देते हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का जो सवाल था वो बहुत व्यापकता में है। इसको संवैधानिक नियम कानून को किनारे रखिए। वो तो बाकायदा बोल रहे हैं कि भाई नियम के तहत ही वो जेल गए और नियम के तहत ही बाहर आए।
लेकिन इस बीच क्या? तो इसी बीच जो क्या हम होना और चाहिए? इस बीच हमारे और आपके जो सोचने का जो तरीका है पांडे जी, उसमें बदलाव की जरूरत है। वो कैसे होगा? वो तो खैर उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, शिक्षा चाहिए। आप कैसे एक दूसरे, अब चूंकि अब तो कोई नागरिक तो रहा नहीं, आज हम लोग जितने लोगों से मिलते हैं, या तो वो कांग्रेस का समर्थक है, वोटर है, या फिर बीजेपी का समर्थक वोटर है, या जेएमएम का वोटर समर्थक है, आरजेडी का समर्थक वोटर है। आम लोग तो अब नहीं के बराबर ही है ना। तो अब लोग वैसे सोचते नहीं हैं, अपने अपने नेताओं के प्रति, अपने समर्थकों के प्रति अपने हिसाब से सोच रखते हैं। एक बात उन्होंने कहा कि भारत में पहले वोटर बना जाता है, उसके बाद नागरिकता की बात आती है, और कई बार उदाहरण देखा गया है। तो वो जो अभी वोट चोर का प्रकरण चल रहा है पूरी तरीके के, बिहार से लेकर तमाम राज्यों में, तो क्या वाकई में अब इस मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा जो हमारा नागरिक है वही वोटर है, ये पहले हो? या फिर इन्होंने जो कहा कि ऐसे कई एक उदाहरण है कि वोटर बाद में बनते हैं, नागरिकता वोटर पहले बनते हैं, नागरिकता बाद में। नहीं, वो जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था और उस समय जब इस पर डिस्कशन हो रहा था, उसको उन्होंने कोट किया, और उनका ये भाव था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह माना कि नहीं, पहले वोटर और तब नागरिकता। तो मतलब उनका कहने का जो भाव था, ये जो वोटर जो है इस देश में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस आप पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं, तो पुनरीक्षण का विरोध नहीं किया है, लेकिन पुनरीक्षण में जिस तरीके से एक्सक्लूजन और इंक्लूजन किया जा रहा है, उस व्यवस्था में जो खामी है उसको दूर करने पर उन्होंने जोर दिया है। और जो संजय जी बता ही रहे थे और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए उनका एक और पॉइंट था। उनका पॉइंट था कि देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहुमत है, अब बहुमत जिसके पास है उसको कानून बनाने का अधिकार है, और उस अधिकार को देश की जनता ने दिया है, इस मतदाताओं के बल पर वो सत्ता में आए हैं। तो उनका एक सवाल ये उन्होंने खड़ा किया है कि बहुमत का अर्थ ये नहीं है कि आप अब ऐसा कानून बना दीजिए जो हम जनता सिर के बल चले, पैर के बदले सिर के बल चले। तो ये क्या है? तो ये व्यवहारिक सोच है और व्यापकता में है। मतलब आपको बहुमत है तो आप पूरे समग्रता में सभी चीज़ों को देख के तब कोई कानून बनाइए। लेकिन हमारा तो देश का संविधान ये कहता है। पांडे जी, जितेंद्र सर जो बता रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल उनसे एक सवाल इस संदर्भ में हुआ कि ये जो आंकड़ों का जो खेल है, चूँकि अब भाई आप जब राष्ट्रपति पद के चुनाव में हैं या फिर किसी भी चुनाव में, संख्या तय करता है कि आप चुनाव जीतेंगे या चुनाव हारेंगे। तो उनका ये जवाब था कि वो इस संख्या के खेल में नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में संख्या आपको सरकार बनाने के लिए भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन सिर्फ लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि सिर्फ संख्या ही महत्वपूर्ण है। अगर संख्या कम भी है तब भी आपकी जो भागीदारी है और आपका जो वजूद है उतना ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बगल में बैठे हुए थे, उनको उन्होंने कहा कि ये सत्ता में है, इनके पास संख्या है, लेकिन ये विधानसभा से तो संख्या के कारण कुछ भी पास करा सकते हैं क्योंकि इनके पास विधायकों की संख्या है। तो ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन लोकतंत्र में संख्या होने के कारण कल के डेट में ये पास करा दें। पत्रकारों की तरफ इशारा करते हुए पत्रकारों के लिए उन्होंने कोट किया कि कल से जो है रांची के पत्रकार सिर के बल चलेंगे। तो हेमंत सोरेन ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है उनके पास संख्या है, मतलब कहना उनका था। हालांकि उन्होंने ये भी बोला, ये उदाहरण देते हुए कि जैसा बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मैं मानता हूं कि हेमंत सोरेन डेमोक्रेट हैं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन किसी के पास भी अगर संख्या होने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कानून लागू कर देगा। फिर वो इसके बहाने संविधान के भीतर ही आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि भाई एक संवैधानिक ढांचा हमारा बना हुआ है, चाहे वो संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन सारे को इसी व्यवस्था से चलना है। तो हम और आप अगर सिर्फ संख्या को महत्वपूर्ण मानते हैं, चूंकि स्पष्ट है जो लेकिन संख्या ये उसके तो हिसाब है से ऑलरेडी की स्पष्टता की कोई भी नया नियम कानून जो भी बनाएगा सरकार, वो संविधान की मूल धारणा के विपरीत ना। बिल्कुल ये तो ऑलरेडी है तो हमारे। वही वो बता रहे थे, उनका कहना वही था कि आप सिर्फ संख्या पे मत जाइए। हमारी संख्या कम भले ही है,
लेकिन फिर भी वो अपनी बात रख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। चूँकि आंकड़े तो स्पष्ट है कि एनडीए के पक्ष में है, बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में तो आंकड़ा है नहीं। अब कोई चमत्कार हो जाए तो वो एक अलग मसला है। लेकिन जिस तरीके से भले ही आंकड़ा हो, लेकिन अभी जो बीजेपी में एक सुगबुगाहट है, जिस तरीके से इस्तीफा उसके बाद कई मतलब बीजेपी या उनके समर्थित दलों के सांसदों के अंदर ये चर्चा बहुत जोर है, तो आपको क्या लगता है कि उस दरवाजे को भी खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं ये, या फिर अपने ही संख्या से सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने? नहीं, इसमें बहुत तोड़ जोड़ की गुंजाइश हमको नहीं दिख रही है। अब संपर्क और संबंध पर कुछ बीजेपी के सांसद मतलब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट कर दें, ये तो हम नहीं, इसका हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली के गलियारों में क्या हो रहा है इस पर भी हम बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन ये तोड़ जोड़ का बहुत बड़ा खेल की संभावना इसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। तो और अगर तोड़ जोड़ अगर होना होगा, हो रहा होगा, तो इसको कोई खारिज भी नहीं कर सकता है। क्या कोई ज़रूरी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मेंबर हैं लोकसभा या राज्यसभा के, इन्हीं को वोट दे देंगे? आपको तो राष्ट्रपति चुनाव हाल जो हुआ उसमें भी तो आदिवासियत के नाम पे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को तो जेएमएम ने दिया नहीं वोट। नहीं, वो तो ऐलान करके नहीं दिया। नहीं, ऐलान करके नहीं दिया। अब भी बहुत सारा इक्वेशन बाकी है पांडे जी। उस वक्त भी यशवंत सिन्हा आए थे मुख्यमंत्री आवास पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपको भी याद होगा। अभी भी अब सीपी राधाकृष्णन यहाँ रहे हैं, उनका भी एक अपना संबंध है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हेमंत सोरेन जी के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी प्रयास करेंगे। जैसे ये प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप अनुमति दे, तो जैसे बी सुदर्शन रेड्डी अपील कर रहे हैं वैसे सीपी राधाकृष्णन भी तो अपील करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें। मेरा सवाल ये है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण से, इसके पीछे कोई खास रणनीति बीजेपी या इंडिया अलायंस की आप देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी का तो हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि बीजेपी साउथ में कमज़ोर है। मतलब कर्नाटक को छोड़ दीजिए तो तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, ये सब जो राज्य है वहाँ पर, इसलिए बीजेपी ने वहाँ से सीपी राधाकृष्णन को खड़ा किया है। और कहीं ना कहीं देखिए, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, इस सब तरह के जो उम्मीदवार होते हैं वो कहीं ना कहीं वोट को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं दलों द्वारा। तो दक्षिण में अपने पैर को और मजबूत करना कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का उद्देश्य है, टारगेट भी है, लक्ष्य भी है। और सीपी राधाकृष्णन झारखंड में रहे हैं, हम लोग उनसे वाकिफ़ हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल भी हैं, तो उनकी छवि भी आरएसएस के वो मतलब अब आरएसएस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है, तो आरएसएस में भी उनकी पकड़ है। तो उनके माध्यम से बीजेपी दक्षिण के राज्यों में अपने पैर को और आगे पसारने का तो निश्चित रूप से उद्देश्य रख के ही उनको उम्मीदवार बनाएगी। इंडिया अलायंस से इनको उम्मीदवार बनाना, क्या ये इंगित करता है कि अब राहुल गांधी अपने उम्मीदवार को भी लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परिणाम को लेकर बाद में? नहीं, राहुल गांधी की जो राजनीति है पांडे जी, आपका जो एक सवाल है उसका जवाब चंद मिनटों में नहीं दिया जा सकता है। वो दूसरे शैली की राजनीति कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर पहले जो बातचीत हो रही थी कि बी सुदर्शन रेड्डी ने क्या कहा नंबर्स को लेकर के, कि नंबर्स इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, तो राहुल गांधी भी उसी मोड पे चल रहे हैं। और परिणाम क्या होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने उम्मीदवारी दिया है। और बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया उससे तो यही समझ में आता है कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी हैं। तो ऐसे पदों पे हार जीत एक अलग मसला है, लेकिन उम्मीदवारी का चयन का जो आपका सवाल है तो वो सही ही है, और अच्छा व्यक्तित्व है इनका, इसमें कोई सवाल नहीं। शुक्रिया। लोकतंत्र में बहुमत हमेशा सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन लोकतंत्र बहुमत से ही चलता है, यही निर्णय है फाइनल। क्या वाकई में अब लोकतंत्र हमारा इतना परिपक्व हो गया है कि इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, जहां हर चीज़ बहुमत के आधार पर सिर्फ ना तौला जाए, या फिर ये मेढक तोलने वाली बात होगी? चर्चा आप भी कीजिएगा, आपको हमारा चर्चा कैसा लगा
ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in